नमस्कार बच्चों, एक्सरसाइज 9.4 चल रही थी हमारी और प्रश्न नंबर 12 तक मैं करा चुकी थी पिछले वीडियो में आपको। प्रश्न नंबर 13 पे आएंगे। प्रश्न नंबर 13 है cos dy बाई डी एक्स बराबर a, जहाँ a कांस्टेंट है, रियल नंबर है कोई भी, और कंडीशन दे रखी है जब y बराबर 1 होगा, जब x का मान 0 होगा। अब देखने में तो ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है, तो इसे सॉल्व वैसे नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट, लेकिन पहले इसको dy बाई डी एक्स बराबर cos इनवर्स a बना लिया। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब इसे सॉल्व करेंगे। चूंकि ये कांस्टेंट है तो किसी भी साइड रह सकता है, तो ये dy के साथ भी रह सकता है, dx के साथ भी रह सकता है। याद रखिए cos इनवर्स x नहीं है, ये cos इनवर्स a है, और a कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट हुआ। दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो y बराबर कांस्टेंट निकल गया बाहर और ये हो गया इंटू एक्स प्लस सी। तो ये आपका आया व्यापक मान, जिसे हम व्यापक मान कहते हैं। अब यहाँ से आपको इसका मुख्य मान निकालने के लिए जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना रखेंगे 1। तो यहाँ आपने 1 रखा तो ये हो गया x की जगह 0, 0 इंटू समथिंग गोज 0, तो c का मान कितना आ गया 1। अतः जो आपका मुख्य मान आ गया, मुख्य मान कहेंगे, मुख्य मान पूछा गया आपसे, यानी c का मान आ गया, तो y बराबर x cos इनवर्स a प्लस 1। यह आपका प्रश्न नंबर 13 हल हुआ। आते हैं प्रश्न नंबर 14 में। प्रश्न नंबर 14 ये कहता है dy बाई डी एक्स बराबर y tan x, और कंडीशन दे रखी है जब y का मान 1 होगा, जब x का मान कितना होगा 0। तो अब इसे पहले हल करेंगे और इससे व्यापक मान निकालेंगे। तो dy बाई वाई, सारे y एक तरफ, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल है, एक तरफ जा सकता है, चर राशि एक तरफ हो सकती है। ये बन गया log ऑफ y, और ये tan x का होता है आपका log ऑफ sec ऑफ x प्लस c। तो ये आपका समीकरण बैठा। अब आप कहेंगे जब x को रखा 0, तो y को रखेंगे 1, तो log y का मान 1, log 1 log sec ऑफ 0, sec ऑफ 0 यानी 1 अपॉन cos 0, cos 0 का मान 1 होता है तो ये भी 1 हो गया। log 1 का मान 0 होता है तो ये भी 0, ये भी 0, तो c का मान कितना हो गया 0। तो इस तरह से log ऑफ y जो मुख्य मान हो गया बराबर log ऑफ sec ऑफ x, और फिर यहाँ से आप कहेंगे y बराबर sec ऑफ x, यही आपका मुख्य मान हो गया, क्योंकि c का मान आपका 0 आ गया, दोनों तरफ से log हट गया, और ये y बराबर sec x। ये था आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 के बाद आते हैं प्रश्न नंबर 15। यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू हो रही है, ये लैंग्वेज के क्वेश्चन है। इसमें आपको डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दी हुई है, बल्कि आपको बनाना है। तो यहाँ तो खैर दे रखा है, यहाँ दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। आपको वो मान पूछा है जो किसी बिंदु 0, 0 से होकर जाता है। वो वक्र, मान लीजिए एफ एक्स है या y बराबर एफ एक्स कोई वक्र है जो भी 0, 0 से जाता है, और जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण है y डैश बराबर e की घात x इंटू साइन एक्स। तो ये आपको मतलब ये बता दिया कि वो वक्र जो खास वक्र है जो निकालना है, यानी मुख्य मान है, वहाँ वो 0, 0 से जाता है, यानी जब x का मान 0 होगा तो y का मान भी क्या होगा 0 होगा। ये कंडीशन, यानी वही क्वेश्चन अभी तक करके आए थे, लेकिन उसको कहने का फर्क बदल गया। वो वक्र जो हमें निकालना है, वो वक्र 0, 0 से जाता है, इसका मतलब x भी 0 और y भी 0, ये कंडीशन है। तो कंडीशन तो बाद में लगाएंगे, पहले निकालेंगे व्यापक मान। इसे हमने लिखा dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर x साइन x। तो सारा वेरिएबल सेपरेबल लगा पाएंगे, इसलिए लगाएंगे। तो x एक तरफ हो रहा है, y एक तरफ हो रहा है, तो इसीलिए हमने ये मेथड लगाया, ये y। अब इसे करने के लिए आप जानते हैं ये सेकंड और ये फर्स्ट, किससे करेंगे खंडशः समाकलन से।
तो अब ये खंडित समाकलन को करने का आपको पता ही है इसका क्या तरीका होता है कि इसको मैं फ़िलहाल के लिए आई मान लेती हूँ। तो आई बराबर e की पावर x साइन x dx, ये सेकंड, ये फर्स्ट, सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट ऐसे की ऐसे, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल कॉस x और सेकंड का आपका इंटीग्रल। पुनः खंडित समाकलन लगेगा। ये आपका सेकंड और ये फर्स्ट बताया था आइलेट के नियम से, एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन अगर कहीं हो तो वो हमेशा सेकंड फंक्शन माना जाएगा। अब इसे करेंगे तो पहला फंक्शन ऐसे कि ऐसे, दूसरे का इंटीग्रल तो e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही होगा, माइनस cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x और e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर ex। अब आते हैं से, तो ये उल्टे हाथ पे तो आई था ही, e की पावर x साइन x माइनस cos x e की पावर x, और ये माइनस बाहर आया प्लस और माइनस बना माइनस साइन x e की पावर x dx। वापस जहाँ से चले थे वहीं आ गए, यानी ये क्या हो गया i। तो यहाँ से मैंने e की पावर x बाहर निकाला तो अंदर बैठा साइन x, बचा साइन x माइनस कॉस x और ये हो गया माइनस आई इधर उठ के आया, एक आई यहाँ पहले था, इधर माइनस आई उठ के इधर आया तो बन गया प्लस का आई प्लस आई बन गया 2i e की पावर x साइन x माइनस कॉस x। इस वजह से मैंने इसको आई माना था, वरना करते तो आप ये भी डायरेक्ट कर सकते थे या y मान के भी कर सकते थे। y बराबर जब यहाँ चलता तो यहाँ जो रिजल्ट आता वो फिर y आता, मैंने आई कर लिया क्योंकि आई की आपको आदत है, वरना आप इसे y से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ रख दिया। तो इस तरह से अब ये हो गया y बराबर e की पावर x अपॉन 2 साइन x माइनस कॉस x। यस, व्यापक मान है, सी जरूर आएगा। अब ये जो वक्र है, ये वक्र एक वक्र नहीं है बल्कि कई तरह के वर्ग हैं। जैसे जैसे सी का मान हो अलग अलग होता जाएगा, वैसे वैसे अलग अलग वक्र आता चला जाएगा। तो व्यापक मान का मतलब होता है वे सारे वक्र जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये आए, उसके लिए होता है। लेकिन हमें तो मुख्य मान चाहिए, तो मुख्य मान के लिए कोई ना कोई कंडीशन दी जाती है, और कंडीशन दे रखी है हमें ये वक्र कहाँ से जा रहा है, 0 0 से, यानी जब x बराबर 0 है तो y बराबर भी 0 है। तो मैंने इसको 0 रखा, e की पावर 0 इज 0 अपॉन 2 साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस c। e की पावर 0 इज 1, एनीथिंग पावर 0 इज 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू साइन 0 का मान 0 कॉस 0 का मान 1। तो ये हो गया -1/2। जब इधर आया तो c का मान आ गया 1/2। इस तरह से जो मुख्य हल हुआ या पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया वो क्या होगा, y बराबर e की पावर x अपॉन 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस 1/2। तो ये आपका आया हल जो आपको चाहिए था। तो प्रश्न नंबर 15। आते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 कहता है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2। मुख्य मान बताइए, जबकि जो वो वक्र जो है, जो वक्र हमें चाहिए वो कहाँ से होके गुजरता है, 1 - 1 से होके गुजरता है। तो पहले तो इसे ही सॉल्व करेंगे, और वही तरीका है डी वाई के साथ सारे वाई, तो ये वाई डी वाई यहाँ पर, और उधर से वाई प्लस 2 नीचे उतर ही आया, और ये डी एक्स उधर गया, x प्लस 2 वहाँ पहले से था, और इधर से x उतर के नीचे आ गया। दोनों तरफ का इंटीग्रल करेंगे। अब इंटीग्रल करने का क्या तरीका, दोनों की डिग्री कितनी है, एक इसकी डिग्री एक डिग्री, एक डिग्री है। इसका मतलब ये क्या हुआ, अस्पष्ट परिमेय फलन हो गया, यानी या अनुचित क्या कहेंगे, स्पष्ट कहेंगे, उचित परिमेय फलन नहीं हुआ। उचित परिमेय फलन के लिए ज़रूरी है कि ऊपर वाले
जो अंश में आपका एक्सप्रेशन लिखा है, बहुपद लिखा है, उसकी डिग्री नीचे वाले बहुपद से, यानी जो हर में आपका लिखा हुआ है बहुपद, उससे कम होनी चाहिए। तो अब क्या करते हैं, इसे डिवीज़न देते हैं। डिवीज़न का तरीका +2 -2 कर दिया और उससे हमने अलग अलग कर लिया। सेम हेयर, यहाँ भी डिग्री दोनों की 1 1 है, तो यहाँ हमने x/x + 2/x ऐसे अलग अलग कर लिया, थोड़ा फ़र्क था इसमें। अब यहाँ y + 2/y + 2 dx अलग अलग कर लिया, और 2/y + 2 dy, ये हो गया 1 + 2/x × dx। चाहो तो यहाँ भी अलग अलग कर लो, एक ही बात है। ये कट गया, ये रह गया 1, तो ये रह गया x, 1 का इंटीग्रल, 2 बाहर आ गया, इसका इंटीग्रल हो गया x, नहीं सॉरी y, ये y है, आई एम सॉरी, 2 बाहर आ गया, log ऑफ y + 2 x + 2 बाहर आ गया, log ऑफ x + c। ये आपका व्यापक मान बैठा। अब ये आपका बिंदु 1 - 1 से होकर गुजरता है। इसका साफ सा मतलब हो गया, जब x का मान 1 तो y का मान 1, तो y की जगह रखेंगे 1 - 2 log ऑफ 1 + 2 बराबर, सॉरी, जब x का मान 1 तो y का मान -1, तो y की जगह -1 -2 -1 + 2 x + 2 log ऑफ 1 + c। ये भी log ऑफ 1 रह गया, ये भी log ऑफ 1 रह गया, 0 हो गया, और x की जगह सॉरी 1 रखना था, तो हो गया -1 -2 × 0 1 + 2 × 0 + c। तो c का मान हुआ ये 1 -2, ये 0 1 उधर चला गया, -1 बन गया, -1 पहले से था, -2 हो गया। तो इस तरह से ये हो गया y, और मैं इसको थोड़ा सॉरी इकट्ठा करके लिख रही हूँ, इधर ले लो, -x, ये x इधर ले आई और इसको उधर ले गई, 2, क्योंकि लॉग लॉग वाले को एक साथ रख लेते हैं, 2 log ऑफ y + 2 + 2 log ऑफ x, और c की जगह हमने लिखा -2, इसको भी इधर ले आते हैं, y - x + 2, हालांकि आप यहीं छोड़ दें तो कोई गलत नहीं होगा। अब ये log y + 2 + log x, यानी log m × n का सूत्र लग गया, y + 2 × x। अब चाहो तो ये ऊपर चढ़ा लो, y - x + 2, या नीचे ले आओ या यहीं छोड़ दो, पता नहीं पीछे आंसर किस फॉर्म में दिया है। आंसर देखती हूँ मैं ज़रा, आंसर दिया है आपका, कौन सा क्वेश्चन है, 16, यहीं दे दिया, ये था आपका 16वां क्वेश्चन। ठीक है, बस ये ऐसे ही रखा है, ये n log m का सूत्र लगा के ये पावर में चढ़ जाएगा, तो ये हो गया log ऑफ y + 2 का वर्ग x का स्क्वायर। आप यहाँ भी उत्तर छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका एकदम सही है। ये सिर्फ इस फॉर्म में लिखने का तरीका है। ये था प्रश्न नंबर 16। आते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। प्रश्न नंबर 17 क्या कहते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, उस कर्व का, वक्र का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 0 - 2 से गुजरता है, होकर जाता है, और ये दिया हुआ है कि किसी पॉइंट XY पर, उस वक्र के किसी भी पॉइंट XY पर द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, यानी जो ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट, क्वेश्चन दिया है कि जो गुणन है किसका, टेंजेंट के स्लोप का, टेंजेंट का स्लोप मतलब प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता का गुणनफल किससे किया जाएगा, y कोऑर्डिनेट बराबर होगा उसके x कोऑर्डिनेट के, और एक स्पर्शी की प्रवणता का मतलब dy/dx होता है किसी भी वक्र के किसी बिंदु
एक्स वाई पर स्पर्शी की प्रवणता का मतलब होता है dy बाई डी एक्स इंटू वाई बराबर एक्स। तो ये क्वेश्चन आपको दिया था वाई डी वाई बराबर एक्स डी एक्स। क्वेश्चन को मैं फिर से बता देती हूँ। क्वेश्चन ये दिया था कि किसी बिंदु एक्स वाई पर इस बिंदु एक्स वाई की स्पर्शी की प्रवणता, जिसे कि हम डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं, का गुणनफल इसके वाई कोऑर्डिनेट से, तो इस बिंदु का वाई कोऑर्डिनेट कितना हुआ, वाई बराबर इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, एक्स बिंदु के बराबर होगा। ये आपको दिया था, यानी समीकरण बनाया ना देखकर समीकरण बनाना पड़ रहा है इसमें, ये है। तो उसमें कोई बात नहीं, बहुत ध्यान से आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो एकदम समझ आ जाएगा। बन गया क्वेश्चन आपका। ये आपका समीकरण कैसा है, अवकलन समीकरण ही तो है ये। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे। y बराबर एक्स वाई स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, ये आपका आ गया। अब दिया हुआ है जब x का मान 0, ये कौन से बिंदु से जाता है, इससे जाता है इसका अंदर, जब x का मान 0 तो y का मान -2, तो ये हो गया -2 का वर्ग बटे 2 बराबर 0 का वर्ग बटे 2 प्लस सी, तो सी का मान आया आपका 4 बटे 2 यानी 2। तो इस तरह से जो मुख्य मान हो गया, जो पर्टिकुलर कर्व हो गया या अभिष्ट हल हो गया, कैसे कह लो, वाई स्क्वायर बटे 2 बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 2 यानी वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये आपका समीकरण बैठेगा। पहचान रहे हो इसे? ये क्या है आपका, ये आपका हाइपरबोला है, अति परवलय। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4, वाई स्क्वायर बटे 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 बराबर 1, वाई स्क्वायर, हालांकि उत्तर यही हो गया, मैं तो सिर्फ याद दिला रही हूँ आपको, भूल ना जाओ। ये किसका आपका वक्र है, ये आपका अति परवलय यानी हाइपरबोला। याद आया कुछ, आपने क्लास 11th में किया था। इसमें दीर्घ अक्ष एक होती है, अनुप्रस्थ अक्ष, और एक होता है संयुग्मी अक्ष। दोनों की लंबाई कितनी है, 2 है, बराबर है। तो ये आपका ये बेटा। चलिए अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे, 18 पर। प्रश्न नंबर 18 पे आएंगे। प्रश्न नंबर 18 ये कहता है, एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ अ कर्व, किसी बिंदु एक्स वाई, किसी वक्र के किसी बिंदु एक्स वाई पर स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्शी की प्रवणता, डेफिनेटली स्पर्शी की प्रवणता ट्वाइस, दुगना है, स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, प्रवणता उस रेखा की द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द दिस, प्रवणता उस रेखा की जो बिंदु एक्स वाई तथा बिंदु -4 -3 को से होकर गुजरे। मेरे पास एक्चुअली में इंग्लिश वाली बुक है, हिंदी वाली नहीं है, तो मैं उसी को आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये दुगना होगा प्रवणता, किसकी प्रवणता, उस रेखा की प्रवणता जो इस कांटेक्ट बिंदु, स्पर्श बिंदु तो ये क्योंकि प्रवणता इस पर dy बाई डी एक्स है, तो इसी बिंदु पर तो है, तो यही स्पर्श बिंदु कहलाता है। तो इस स्पर्श बिंदु से इस बिंदु तक जाने वाली जो रेखा है उसकी प्रवणता के दुगना है। तो स्पर्शी की प्रवणता का मतलब हुआ dy बाई डी एक्स 2 गुना, और 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बिंदु ये हैं, तो ये बैठा y माइनस -3
अपॉन एक्स माइनस माइनस 4। तो ये बैठा आपका 2 इंटू वाई प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4। तो ये आपका समीकरण आया। ये चल रहा है आपका प्रश्न नंबर 7। बाद में दिया है कि ये वक्र कहाँ से होके जाता है, -2 और 1 से। तो पहले तो व्यापक मान निकाल लेते हैं। तो अब ले चलो x एक तरफ y एक तरफ, तो ये y dy अपॉन वाई प्लस 3 बराबर dx अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 4। ये हो गया लॉग ऑफ y प्लस 3 बराबर 2 लॉग ऑफ x प्लस 4 प्लस c। ये आपका व्यापक मान आया। अब अगली लाइन में ये कहते हैं ये वक्र जो है किस बिंदु से होकर गुजरता है, -2 1 से होकर गुजरता है। इसका मतलब जब x का मान -2 है तब y का मान कितना होगा, 1 होगा। तो y की जगह रखेंगे हम 1, तो 1 प्लस 3 बराबर 2 लॉग ऑफ -2 प्लस 4 प्लस c लॉग ऑफ 4 बराबर 2 लॉग 2 प्लस c लॉग ऑफ 4। ये n लॉग m का सूत्र लगा, लॉग 2 की पावर 2 लॉग ऑफ 4 बराबर लॉग ऑफ 4 प्लस c, कट गया c का मान कितना आ गया, 0। अतः क्या समीकरण बैठा आपका, लॉग ऑफ y प्लस 3 बराबर, इसे मैं उसमें ले लूँ 2 लॉग ऑफ x प्लस 4, c की जगह रख दिया 0। फर्दर इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये हो गया लॉग ऑफ x प्लस 4 की घात 2, और अब ये बन गया y प्लस 3 बराबर x प्लस 4 की पावर 2। दैट्स इट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18। ये था प्रश्न नंबर आपको 18। आपको समझ आ गया होगा। आते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। आप कहते हैं प्रश्न नंबर 19, कहते हैं एक गोल गुब्बारा है आपका, उसका जो वॉल्यूम है कम होता जा रहा है एट अ कांस्टेंट रेट पर। किसी कांस्टेंट रेट पर वो उसका जो वॉल्यूम है यानी आयतन है उस गुब्बारे का वो कम होता जा रहा है। इफ़ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, कम जब स्टार्टिंग में उसका रेडियस 3 यूनिट था, 3 सेकंड बाद ये बढ़ रहा है, इसमें हवा भरी जा रही है। 3 यूनिट था और 3 सेकंड बाद वो 6 यूनिट हो गया। आपसे कहते हैं फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर t सेकेंड। तो हम कहते हैं माना आफ्टर मतलब t समय पर, किसी समय t समय पर जो आपका t समय पर जो आपका गुब्बारा था उसका जो त्रिज्या थी हमने मान लिया r। यही पूछा, यानी t और r में रिलेशन पूछा है। अभी तो जो काम x और y में होता था वही काम क्या हो गया। अब ये कहते हैं कि dv अपॉन dt जो है वो है आपका कांस्टेंट k है। किसी गुब्बारे का किसी समय t पर मान लीजिए वॉल्यूम कितना होगा, गुब्बारे का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r स्क्वायर। ये आपका बैठा राइट। तो अगर आप इसे अब करेंगे तो dv अपॉन dt कितना निकलेगा, 4/3 पाई इंटू 2r और फिर r का डिफरेंशियल dr अपॉन dt। तो dv अपॉन dt की जगह आपने लिखा 8π/3r इंटू dr अपॉन dt बराबर k। कुछ कांस्टेंट था, इन्होंने कांस्टेंट बताया था राइट। ये आपका बैठा। अब आपका यानी r और t में आपको रिलेशन चाहिए, तो डेफिनेटली आपको r dr एक तरफ dt एक तरफ,
तो मैं एक कांस्टेंट के भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो इन सबको एक साथ लिख लेती हूँ, के इंटू 3/8 पाई, और ये हो गया dt, क्योंकि आर और टी में रिलेशन चाहिए। ये कांस्टेंट है, इसको मैं कुछ मान लेती हूँ, लेट सपोज क्या माने इसको हम C1 मान लेते हैं, कांस्टेंट C1 है। तो अब हमारा जो समीकरण आया आर डी आर बराबर C1 dt, आर और टी में रिलेशन चाहिए, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, C1 dt, सीधी सी बात है, हो गया r²/2 बराबर C1 इंटू टी प्लस C, जैसा कि हम मानते हैं। अब हमारे पास ये हमारा व्यापक मान आ गया। अब हमारे पास दो कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट के लिए दो हमें कंडीशन चाहिए, तब हम इन दो कांस्टेंट का मान निकाल कर रखेंगे और फिर यही हमारा मतलब यही हमसे पूछा है, तभी मुख्य मान कहलाएगा। तो दो कंडीशन उन्होंने दे भी रखी है। इन्होंने कहा कि जब इनिशियली यानी स्टार्टिंग में, यानी जब टाइम जब नापना शुरू किया, यानी टाइम जब 0 था तब रेडियस था 3, और जब 3 सेकेंड बाद रेडियस बढ़कर हो गया 6 यूनिट्स। तो ये दो कंडीशन दे रखी है। तो जब t बराबर 0 तो r बराबर 3, यहाँ जब रखेंगे तो तीन का पावर 2/2, और ये हो गया C1 इंटू 0 प्लस C, तो C का मान आ गया 9/2। और जब t का मान 3, r बराबर 6 रखेंगे इसी समीकरण में, तो 6 की पावर 2/2 C1 इंटू 3 प्लस C की जगह मैं सीधा 9/2 लिख देती हूँ। तो ये हो गया 3C1, और ये हो गया 36/2 यानी 18 माइनस 9/2, 18 दूनी 36 में से 9 गए 27/2, तो C1 हो गया 27/2 गुणा 3, ये हो गया 9/3, 3 9 27, 9/2। तो इस तरह से जो समीकरण बैठा r²/2, C1 की जगह 9/2, t C की जगह 9/2, तो ये हो गया r² बराबर 9 टाइम्स ऑफ t प्लस 1। ये आपका r और t में रिलेशन आ गया, यानी t समय बाद जो रेडियस होगा वो होगा √9t प्लस 1। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे, देख कर घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आपसे पूछा था जो गड़बड़ हो गई, 1 मिनट, कुछ क्वेश्चन में गलती होगी भाई, सॉरी, कहीं कुछ क्वेश्चन में गलती हो गई। ओके, क्वेश्चन में गलती ये हो गई, वॉल्यूम ये क्यूब होता है, यस, सारा क्वेश्चन ही गलत कर दिया, कोई बात नहीं, आप संभाल लेंगे। तो ये 3r² था, ये दोबारा करते हैं भाई, गलती हो गई, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। मैं वॉल्यूम गलत लिख गई, स्क्वायर लिख गई, इसलिए गड़बड़ हो गई, कभी कभी हमसे भी हो जाती है गलतियाँ। आइए दोबारा से आते हैं, प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। मैंने बताया था dv/dt जो है वो आपको k दे रखा है, और v आपको दे रखा है 4/3 πr³ होता है, यहाँ से गलती हो गई थी, तो dv/dt हुआ 4/3 पाई इंटू 3r² dr/dt, तो ये हो गया 4 पाई r² dr/dt। तो इस तरह से ये बैठा 4 पाई r² dr/dt बराबर k, तो ये हो गया r² dr बराबर k/4 पाई इंटू dt, और k/4 पाई को हम मानते हैं C1, तो ये हो गया r² dr बराबर C1t, दोनों का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, r³ बराबर C1t प्लस C, और जब t बराबर 0 तब r का मान था 3, तो यहाँ रखने पर 3 की घात 3/3 बराबर C1 इंटू 0 प्लस C, तो C का मान आया 9। फिर जब t का मान था 3 तो r का मान हुआ 6, तो 6 की घात 3/3 बराबर C1 इंटू 3, और C की जगह लिख दिया 9, तो हो गया 6 इंटू 36/3 माइनस 9 बराबर 3C1, 3 से और भाग दे दिया
तो 2 × 36/3 -3/3 9/3 बराबर C1। 12 तिया 36, 12 दूनी 24 -3 बराबर C1। तो इस तरह से R1 r³ बराबर C1 की जगह कितना है 21T, C की जगह 9। तो r³ बराबर 63T + 27। तो किसी समय t पर रेडियस हो गया 63T + 27 की घात 1/3। पीछे आंसर चेक करती गड़बड़ हो गई तो समझ आ गया गलती हो गई थी, तो ये गलती ठीक कर ली गई। आ गई प्रश्न नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर 20 बहुत ध्यान से सुनिए। क्या कहते हैं, मूलधन, किसी बैंक में मूलधन बढ़ता है, कॉन्टिन्यूसली बढ़ता है R% रेट पर ईयर के हिसाब से, प्रति मतलब सालाना। तो अगर T का मतलब है T साल समय है, किसी मान लीजिए हम कहते हैं कि T साल में प्रिंसिपल P था, मूलधन जो था मूलधन P था, किसी T साल में मूलधन कितना था P था। तो इसके बढ़ने की दर dp/dt यानी साल के हिसाब से, समय के हिसाब से ये होगी R%। R% का मतलब R/100। ये कहते हैं, फिर से सुनिए क्वेश्चन, ये कहते हैं किसी बैंक में मूलधन एक निश्चित रफ्तार से, निश्चित रेट से, दर से बढ़ रहा है और वो दर है R% और R कांस्टेंट है, R चेंज नहीं हो रहा, R कांस्टेंट है। तो हम कहते हैं किसी समय T पर, किसी साल T में मान लीजिए मूलधन P था, तो dp/dt यानी मूलधन समय के हिसाब से, यानी मूलधन बढ़ने की दर कितनी होगी, इन्होंने दे रखी है R%, R कांस्टेंट हो गया, परसेंट का मतलब R/100। तो ये आपका मान बैठा। इसका मतलब dp बराबर R/100 × dt। आपसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ R, R का मान पूछा है, जबकि जब 100 रुपये 200 रुपये बन जाते हैं कितने साल में, 10 साल में। ये क्वेश्चन है आपका। अब इसको कंफ्यूज मत होना, इसको पहले ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा है। तो मैंने ये आपको बता दिया। तो आपसे R पूछा है, R तब पता चलेगा जब P और T में रिलेशन आएगा। तो पहला काम है P और T में रिलेशन निकालना। मेन चीज़ ये है इसमें चर राशि कौन सी है। प्रिंसिपल बढ़ रहा है, समय भी बढ़ रहा है, तो समय बढ़ने पर मूलधन बढ़ रहा है, तो ये प्रिंसिपल और समय ये दोनों ही चर राशि हो गई। और जब चर राशि हो गई तो इसीलिए dp/dp जो चेंज हो रहा है वही चर राशि होती है, R चेंज नहीं हो रहा, R फिक्स्ड है। तो P और T में रिलेशन निकालेंगे तो इसके लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो dp का इंटीग्रल कितना हुआ, dp/dt अपने मूलधन के कितना R% बढ़ेगी। फिर से क्वेश्चन फिर से सुनिए। क्वेश्चन ये है, ये कहते हैं प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। किसी बैंक में मूलधन R% की दर से बढ़ रहा है। तो R% किसका, जो पहले था, जो पहले था। तो पहले किसी समय T पर, किसी साल T में मूलधन अगर P था तो बढ़ने की दर क्या हुई, R% किसकी, P की। R% किसकी, जो उस समय का मूलधन था। अगर 100 रुपये था तो उसका R% एक साल में बढ़ेगा, राइट। अगर 1000 रुपया था और उसका R% एक साल में बढ़ेगा। तो ये तरीका है। तो प्रिंसिपल P था तो उसका R% ये हुआ। तो dp/dt इज R/100 × P। ये P नीचे आ गया क्योंकि P और R में रिलेशन चाहिए। तो ये हो गया आपका log ऑफ P, और ये R/100 कांस्टेंट था, बाहर निकल गया। इंटीग्रल ऑफ dt इज T + C। तो P और T आपका वेरिएबल्स हैं। तो ये आपका P और T में रिलेशन आया। बट ये क्या है आपका
पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है, ये आपका व्यापक मान है। अब जब कहते हैं कि जब t का मान 0, जब समय शुरू हुआ था, क्या कहते हैं भाई, जब समय शुरू हुआ था t 0 पर 100 रुपये जमा कराए थे, यानी प्रिंसिपल का मान मतलब मूलधन 100 रुपये थे। जब 10 साल हुए तो मूलधन आपके 200 रुपये हो गए, डबल हो गया, दुगना हो गया। तो ये कंडीशन दे रखी है। तो दो चीज़ें निकालनी है, ये कंडीशन दे रखी है। तो लॉग p यानी जब t बराबर 0 तो p बराबर 100। तो ये हमने लिखा लॉग ऑफ 100, चूँकि यहाँ पर e है, ये याद रखिएगा, ये e है एक्सपोनेंशियल। लॉग 100 अगर आधार 10 होता तो ये इसका मान 2 हो जाता, लेकिन अभी इसका मान 2 नहीं होगा, बराबर r/100 इंटू 0 प्लस c। तो c का मान कितना हुआ, लॉग ऑफ 100 आधार e। ये किसका मान आ गया, c का। फिर लिखिए जब t बराबर 10 तो p का मान 200। तो ये हो गया आपका लॉग ऑफ 200 आधार e है, r/100 इंटू 10 प्लस c का मान आप यहाँ निकाल चुके हो, लॉग ऑफ 100 आधार e। ये इधर ले जाएंगे, लॉग ऑफ 200, e लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियस है, r/10 लॉग m माइनस लॉग n का सूत्र हुआ लॉग 200/100 बराबर r/10। ये हो गया लॉग 2। लॉग 2 आधार e का मान किताब में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये मान है 0.6931 r/10। तो r हो गया 10 उधर जाके गुणा हो गया 6.931%। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। आप क्वेश्चन करेंगे फिर आपको समझ आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके लिख दिया है, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ये कहता है किसी बैंक में, जैसे पिछला क्वेश्चन था, कोई मूलधन बढ़ता है 5% की दर से। पिछले क्वेश्चन में r% की दर से था, वो r ही निकालना था। आपकी बात दे रखा है 5% की दर से बढ़ता है, तो इसका अंदर dp/dt यानी मूलधन बढ़ने की दर 5% किसकी, जो उस समय थी। तो हम इसे क्वेश्चन को स्टार्ट ही ऐसे करते हैं, माना किसी समय किसी साल t में मूलधन आपका कितना था, p रुपये था। ये आपका क्वेश्चन। तो dp/dt इतना हो गया, 5% मतलब 5/c। p और t में रिलेशन लेंगे, p इधर आ गया, dt उधर चला गया, इंटीग्रल लिया, लॉग ऑफ p 5/100 बाहर निकल गया, कांस्टेंट dt का इंटीग्रल t प्लस c। आप कहते हैं 1000 रुपये जमा कराया था उस बैंक में, 10 साल बाद कितना पैसा हो जाएगा, यानी p पूछा है। तो पहले जब समय यानी स्टार्टिंग में जब 0 साल दें, 0 साल में जब t बराबर 0 होता तो p का मान कितना था, 1000। तो इसमें रखने पर यहाँ t की जगह 0 रखा, c का मान आ गया लॉग ऑफ 1000, आधार e चल ही रहा है। अब आपसे कहते हैं जब t 10 साल हो जाए तब p का मान पूछा है, तो वहाँ पर t की जगह 10 रख दिया और c की जगह हमने लॉग 1000 रख दिया। तो p निकालेंगे, तो ये 5/100 इंटू 10 लॉग ऑफ 1000, ये लॉग ऑफ 1000 उल्टे हाथ पे आ गया, तो लॉग ऑफ p माइनस लॉग ऑफ 1000, और ये 10 से 10 कटा, 5/10 का बन गया 1/2। और ये लॉग m माइनस लॉग n का सूत्र लग के लॉग m/n यानी p/1000, और ये बन गया 0.5। जब लॉग से परिवर्तन करते हैं तो ये p/1000 किसके बराबर बन गया, e की घात 0.5, और e की घात 0.5 आपको दे रखा है 1.648। तो p/1000 बराबर हो गया 1.648। इस तरह से p का मान आ गया 1648 रुपये। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। प्रश्न नंबर 22 में क्या कहते हैं, प्रश्न नंबर 22 में कहते हैं कि एक कल्चर यानी एक टेस्ट हो रहा है, ब्लड टेस्ट या किसी भी चीज़ का टेस्ट, उसमें बैक्टीरिया की संख्या 1 लाख है। बैक्टीरिया काउंट मतलब बैक्टीरिया की संख्या, किसी समय में बैक्टीरिया की संख्या मतलब 0 है स्टार्टिंग में। फिर कहते हैं इनकी संख्या, बैक्टीरिया की जो संख्या है वो 10% बढ़ती है 2 घंटे में, यानी 10% की रेट से बढ़ती है, तो कितने घंटों में
ये काउंट 2 लाख हो जाएगा यदि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंट नंबर है। यानी माना किसी समय टी पर बैक्टीरिया की संख्या आपकी क्या माने, पी मान लें, एन ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। माना किसी समय पर बैक्टीरिया की संख्या क्या, एक्स है। फिर कहते हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया यानी dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल होगा x के। तो क्वेश्चन में ये था कि किसी समय पर 1 लाख बैक्टीरिया काउंट थे, मतलब 0 समय पर स्टार्टिंग में, और हमने माना कि किसी समय t पर x बैक्टीरिया हैं, और वो कहते हैं कि 10% बढ़ जाते हैं 2 घंटे में, तो कितने समय बाद वो 2 लाख हो जाएंगे, जबकि उनके बढ़ने की दर, बैक्टीरिया के बढ़ने की दर यानी dx अपॉन dt समानुपाती होगी किसके, उस समय रहे बैक्टीरिया के नंबर पर। तो हम कहते हैं किसी समय t पर संख्या, बैक्टीरिया की संख्या x थी, तो उस t के सापेक्ष जो परिवर्तन दर है या बढ़त दर है वो समानुपाती है किसके, x के। तो ये जो बात इन्होंने आखिरी लाइन में कही है उसका ये मतलब है, या यूँ कह सकते हो dx अपॉन dt बराबर k कोई कांस्टेंट इंटू x। तो ये dx अपॉन x बराबर k इंटू dt, और दोनों तरफ का इंटीग्रल करोगे तो log ऑफ x बराबर k इंटू टी प्लस सी, ये आपका व्यापक मान आया। अब यहाँ से आपसे पूछा है कि आखिर में क्वेश्चन ये पूछा है कि कितने समय में ये जो x है यानी बैक्टीरिया का नंबर है वो 2 लाख हो जाएगा। 2 लाख का मतलब 2 इंटू 10 की पावर 5, और स्टार्टिंग में। तो अब हमें k और c निकालना है पहले, और फिर t का मात्रा निकालनी है जब x क्या हो, इतना। तो पहला काम है k और c निकालना। 2 निकालने के लिए 2 कंडीशन दे रखी है और 2 कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन ये दे रखी कि स्टार्टिंग में जब समय 0 था तो x का मान कितना था, 1 लाख यानी 10 की पावर 5। दूसरी कंडीशन ये दे रखी है कि 2 घंटे बाद जब t बराबर 2 है तब वो बढ़ गया कितना, 10%। तो x बढ़ गया 10%, यानी जितना पहले था, अब जो नया x हुआ वो कितना हुआ, 10 की पावर 5 तो पहले था, इसमें बढ़ गया कितना, 10% बढ़ गया किसका, पहले का। पहले कितना था, 1 लाख। 1 लाख का 10% यानी 10,000 बढ़ गया। तो अब हुआ कितना 2 घंटे बाद, जो पहले था वो तो था ही, 1 लाख पहले था और 10% 1 लाख का हो गया आपका, 2 जीरो कट गई, 10,000। तो ये हो गया 1 लाख प्लस 10,000, यानी 2 घंटे बाद वो 1,10,000 बढ़कर हो गए। तो ये 2 कंडीशन हो गई। इन 2 कंडीशन से k और c का मान निकालेंगे और फिर x को ये रखने पर t का मान निकालेंगे। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, देख के घबराना नहीं है, बहुत धीरे से आराम से सोचना है। तो पहले आइए t को 0 रखने पर पहली कंडीशन लगाते हैं। तो log x की जगह 10 की पावर 5 k इंटू 0 प्लस c, तो c का मान आ गया आपका log ऑफ 10 की पावर 5। याद रखिए c कांस्टेंट है तो वो इतना ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। पर 2 घंटे जब t का मान 2 रखा तो x की जगह रखेंगे हम 1.1 कर लेती हूँ उसे इंटू 10 की पावर 5। इसको लिखने का तरीका और कोई दिक्कत नहीं है, रखेंगे यहाँ पर। तो ये हो गया log ऑफ 1.1 इंटू 10 की पावर 5 बराबर, कि हमें पता नहीं, t की जगह 2 और c की जगह अभी निकाला log ऑफ 10 की पावर 5। ये इधर चला गया, log m माइनस n बराबर 2 इंटू k।
तो ये हो गया log m माइनस n का log m माइनस log n का सूत्र log m बटा n, यानी 1.1 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 10 की पावर 5। तो 2k इतना हो गया, तो k का मान आ गया 1/2 log ऑफ 1.1। ये k का मान आ गया दोनों आ गया। अब हमसे पूछा है जब x का मान इतना तो t कितना। तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह लिखा 2 इंटू 10 की पावर 5, k की जगह 1/2 log ऑफ 1.1, t हमसे पूछा ये, और c का मान log ऑफ 10 की पावर 5। ये इधर चला गया, और log m माइनस log n का फॉर्मूला भी लगाएंगे। 10 की पावर 5 माइनस log ऑफ 10 की पावर 5 बराबर 1/2 log ऑफ 1.1 इंटू टी। ये हो जाएगा, पहले मैं इसे कर लेती हूँ। तो ये m माइनस n करके log m माइनस log n का सूत्र लगा के बटे में आएगा, तो ये सिर्फ रह जाएगा log 2। तो t का मान हो गया 2 उधर चला गया, 2 log 2 बटे log 1.1, और ये 2 log 2, और इसे लिख सकते हैं log 11/10, और यही आपका उत्तर है। तो क्वेश्चन को देख के घबराएंगे नहीं, बहुत आराम से सोचेंगे, जो दिया है एक एक बात को पकड़ते हुए और आप चलेंगे। यहाँ बस ये ध्यान रखना है हमें कि क्या कांस्टेंट है और क्या वेरिएबल है, क्या चर राशि है और क्या कांस्टेंट है। बहुत आराम से समझ आ जाएगा। एक बार और करके आप करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन को बार बार पढ़िए और फिर करिए। आते हैं आखिरी क्वेश्चन पर। इस एक्सरसाइज के कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, व्यापक मान निकालिए dy/dx बराबर e⁻x + y का, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक सही है। आपने कई बार कर रखे हैं क्वेश्चन, इसमें मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो है नहीं आपको, पर आप समझदार हैं ही स्टिल। तो ये हो गया e⁻−y dy, इसका इंटीग्रल e⁻x + c e⁻−y इंटू -y अपॉन -1 कर लो, ये e⁻x + c। तो ये उधर चला गया, ये हो गया 1/e⁻y बराबर e⁻x। अच्छा, e⁻−y में दे रखा है, तो ये यानी e⁻x ये उधर जाकर प्लस e⁻−y। अब ये प्लस c इन्होंने जो दे रखा है e⁻x + e⁻−y, तो अब हमारे हिसाब से तो -c आ रहा है, पर -c को भी हम c लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट में -b इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो जो पहला वाला पार्ट है वही आपका सही है, बी वाला सही नहीं है क्योंकि वो e⁻x + e⁻y है, सी वाला सही नहीं है, डी वाला सही नहीं है, तो सिर्फ ए पार्ट इसका सही है। तो ये आपका एक्सरसाइज 9.4 हुआ। इसे आप करिए, फिर अगले एक्सरसाइज पे चलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।